हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस में बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेल, उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सेल का डिफिनेशन और सेल साइकिल के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये सेल साइकिल जो है जीपीएससी और बीपीएससी के मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीटी में तो उसके क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन खासकर जेपीएससी के मेंस में इस बारी इसके पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वहाँ एक टॉपिक ही है सेल साइकिल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। और एसएससी का जो नया पैटर्न है, चूँकि एसएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, इस बार से जनरल स्टडीज़ मेंस में भी आ रहे हैं। तो पीटी और मेंस के जी जनरल स्टडीज़ हैं एसएससी में, वो सिलेबस तो एक ही होगा, बुक एक ही होगा, बट क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिफरेंट होगा पीटी में और मेंस में। तो वहाँ पर आपको इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा मैं इन डेप्थ पढ़ाऊँगा। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि फास्टली पढ़ूँ और आप उससे और बहुत ज़्यादा लेंदी लिखवाने की कोशिश नहीं करूँगा, ताकि आप उसको रिकॉल कर सके आराम से बाद में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल को। ठीक, सेल क्या है ना, एकदम इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ लो कि हमारा जो बॉडी है, एक ह्यूमन का जो बॉडी रहता है, ये इसी से बनता है, सेल से बनता है। इसका मतलब ये क्या है, बेसिक यूनिट होगा हमारे बॉडी का। ठीक है ना, बेसिक यूनिट, या इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। किसका? हमारा शरीर बना होता है इससे। हमारा शरीर मतलब एनिमल सेल, ठीक है, या प्लांट सेल, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होता है? सेल से। सेल क्या है? उसका एक छोटा सा एक इकाई, दैट इज यूनिट। ठीक है, तो सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है किसका? बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये समझ गए कि सेल क्या चीज़ है। मतलब जैसे आप समझो कि ये बॉडी क्या है, 4 अल्फ़ाबेट से बना है, ABCD, इस टाइप के अल्फ़ाबेट्स। तो कोई भी जो हम लोग वर्ड लिखते हैं उसका बेसिक क्या है? यही अल्फ़ाबेट्स है ना। तो सेल इज़ दैट वन, कि वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है किसका? बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि हमारे बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, दिस इज सेल। ये सेल का सबसे बेसिक डिफिनेशन है। ठीक है, अब फंडामेंटल जो यूनिट है, ये 2 तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं। पहला क्या? स्ट्रक्चरल यूनिट। ये हमारे क्या है? बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। और क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल यूनिट। मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी, एंड दैट फंडामेंटल यूनिट इज सेल। मतलब आप ऐसे फर्स्ट लाइन अगर अब डिफिनेशन लिखने की बात आ जाए तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये कि स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे हमारे बॉडी का सेल है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट इस तरह से कि हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी को क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कौन? सेल। सो सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। और दूसरा फंक्शनल यूनिट क्या, कि हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेल में। जैसे प्रोटीन का बनना, ठीक है, फंक्शंस जो भी हमारे बॉडी का होता है वो इनसाइड सेल होता है। ठीक है, जैसे रेस्पायरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन बनता है हमारे बॉडी में किस सेल में? सेल में कहाँ पे? राइबोसोम में। ठीक है, डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज़, जो भी फंक्शंस है हमारे बॉडी का, वो कहाँ पर होता है? इनसाइड सेल। सो दैट ये कैसे फंक्शंस है हमारे, ये हमारे बॉडी का क्या है? फंक्शंस है। तो वो कहाँ हो रहा है? सेल में। और सेल क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है किसको? हमारे बॉडी को। सो वी कैन से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, कोई दिक्कत? स्ट्रक्चरल अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि स्ट्रक्चरल यूनिट को और हम लोग एलाबोरेट करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं, बहुत सारे सेल जब
मतलब मल्टीपल सेल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। बहुत सारे जब टिश्यू मिलते हैं तो वो बनाते हैं हमारे बॉडी का ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो वो बनता है ऑर्गन सिस्टम। और जब सारे या बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारे बॉडी का क्या बनता है? बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। कैसे बना? सेल से। सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से मिले क्या बने? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से मिले तो क्या बने? बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेल्स के डिफरेंट जो पार्ट हैं, जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है कि आपके बॉडी का सेल कैसे बनता है। हमने बताया कि सेल जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेल कैसे बनता है, क्या होता है जब हम मतलब जन्म लेते हैं और उससे बाद कैसे हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो क्या होता होगा? क्या एक ही सेल रहता है हमारे बॉडी में और वही क्या आगे बड़ा होते जाता है जो हम लोग इतने बड़े हो गए, या बहुत सारा सेल होता है हमारे बॉडी में? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वो हम लोग कहाँ सीखेंगे? सेल साइकिल में। तो ऐसे समझो, सेल जो है ना, जैसे ये एक सेल है आपके बॉडी में, ठीक है, तो सेल का साइकिल मतलब सेल कैसे कैसे बनता है। जैसे मान लो हमारे बॉडी में सबसे पहले तो एक सेल आया होगा, कोई ना कोई एक सेल होगा, वो क्या होता है? सेल। आगे लेट से ये क्या हुआ? ओरिजिन एक सेल का। ठीक है, ओरिजिन हुआ, फिर ये क्या होगा? धीरे 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 ग्रो करेगा। ठीक है, बढ़ना शुरू होगा, फिर ग्रो करेगा, तो फिर धीरे 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 क्या होगा? मैच्योर भी होगा। ठीक, और मैच्योर होगा और उसके बाद क्या होगा? यहाँ से दो चीज़ हो सकता है। ये सेल जो है, या तो मतलब दो केस होता है इसमें, ये एक सेल दो सेल में टूट जाता है, या फिर कुछ ऐसा सेल होगा जो रेस्ट फेज में चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट फेज। ठीक है, ऐसा में तो मतलब जैसे हम लोग, जैसे आदमी छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर मैच्योर होता है, उसी तरह सेल भी क्या होता है? छोटा होता है। एक सेल हुआ, एक सेल क्या होगा? ग्रो होगा, उसके बाद वो क्या होगा? मैच्योर फेज में जाएगा, मैच्योर होगा, उसके बाद क्या होगा? वहाँ से दो ऑप्शन रहता है उसके पास, मतलब अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि वो आगे जाके टूट जाए या फिर वो उसी फेज में रह जाए, रेस्ट फेज में बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस फेज में जाने वाला सेल बहुत कम है। जैसे आप लोग गाना सुने हो ना, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, जो गाना है उसके पीछे कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि दिल जो है ना हमेशा बच्चा ही रहता है। ठीक है, मतलब जो हर्ट जो हमारा है, वो जो सेल है जिससे ये बना है, वो सेल यहाँ के बाद डिवाइड फर्दर नहीं होता है। मतलब आप जब जन्म ले रहे हो तो जिस समय आपका शेप एंड साइज़ है जितना, वो आप बूढ़े हो जाओगे, हार्ट का शेप एंड साइज़ क्या है वही रह जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, मतलब बच्चा में जो था दिल, आज भी वही दिल है। तो हार्ट जो है हमारा, कार्डिक जो जिसको बोलते हैं, उसका डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, उसका डिवीज़न नहीं होता है। किसका? अगर हार्ट ऐसे कहो, इसको सेल कहते हैं। कौन सा? कार्डियक सेल। तो दिल तो बच्चा है जी, इसलिए बच्चा है क्योंकि वो डिवाइड नहीं होता है। बाकी सेल क्या होता है? डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया, दो सेल बन गया, फिर क्या होगा? फिर द प्रोसेस विल रिपीट अगेन एंड अगेन। फिर ये क्या होगा? ग्रो करेगा, फिर मैच्योर में जाएगा, फिर डिवाइड करेगा। तो ऐसे करके एक सेल से बहुत सारे सेल हमारे बॉडी में बनते जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते जाते हैं, सेल भी ग्रो करता है, मैच्योर होता है, फिर डिवाइड होता है, मल्टीपल सेल्स हमारे बॉडी में बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जो प्रोसेस है, जो फेज है, जिस फेज से, उसको हम लोग थोड़ा एलैबोरेटली अभी देखेंगे। ठीक है,
सेल साइकिल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग समझ गए कि क्या है। हम लोग देखते हैं इसको, सेल साइकिल, इसका ओरिजिन कैसे होता है, मतलब सेल डिवीजन से। सेल जो है सबसे पहले अभी बताया, सेल क्या हुआ, सबसे पहली बार मान लो एक सेल है तो वो कहीं ना कहीं डिवाइड होके ही किसी से बना है, तो एक सेल, फिर दूसरा, फिर ऐसे करके मैच्योर होता चला गया और फिर हमारे बॉडी में सेल बनता गया। ठीक है, तो सेल जो डिवीजन होता है बेसिकली इसका 2 फेज में होता है। अभी जैसे मैं बताया था मैच्योर फेज, ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ, फिर ब्रेक हुआ, 2 फेज में होता है, जिसको बोलते हैं कि इंटरफेज और इसको बोलते हैं एम फेज और म्यूसिस म्यूटिक ऐसे म्यूटिक फेज, इसको क्या बोलते हैं, एम फेज और म्यूटिक फेज। ठीक है, कोई दिक्कत। और हम लोग इसको मैच्योर फेज भी बोल सकते हैं और इसको मैच्योर फेज भी बोल सकते हैं। तो ये 2 फेज है सेल के साइकिल का। सेल का जो साइकिल होता है पैदा लेने से डिवाइड होने तक, इंटरफेज और एम फेज में। इंटरफेज में 4 फेज होते हैं इसमें। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, और इसमें भी फिर ये 2 फेज में बढ़ जाता है और फिर इसका 4 फेज होता है, अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इंटरफेज जो है ये सेल का जो है 95% पार्ट यहीं पर होता है। मतलब सेल का पहली बार क्या हुआ, डिवाइड हुआ, उसके बाद सेल ग्रो किया, ग्रो करने के बाद मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद डिवाइड करने के प्रोसेस में जाता है, और फाइनली जो डिवीज़न हो जाता है वो, तो जितना सेल का जो साइकिल मतलब कहो लाइफ, एक सेल का जो लाइफ हुआ कि वो आगे जाके टूट जाएगा जब मैच्योर होने के बाद, तो ये जो पूरा लाइफ है इसका 95% पार्ट जो है वो किस में रहता है, इंटरफेज में। 5% जो इसका सेल साइकिल है वो एम फेज में होता है। किस में, एम फेज में। ठीक है, यहाँ तक लिख लियोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहले इंटरफेज को देखते हैं, थोड़ा फास्टली चलेंगे। पहला क्या है, इंटरफेज। ठीक है, सबसे पहला क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज में 4 फेज होता है, G1, ठीक है, G1 के बाद G0, उसके बाद S और G2, ये 4 फेज होता है इंटरफेज में। G1 फेज, इसको G1 फेज लिख सकते हैं, इसको G0 फेज लिख सकते हैं, ये S फेज और ये G2 फेज। अभी बताऊंगा ये G को हम लोग गैप भी बोलते हैं। G को क्या बोलते हैं, गैप। ठीक है, और S को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। यहाँ ऊपर में लिख देते हैं सिंथेसिस फेज, या इसको S फेज बोलते हैं। G इज गैप, तो G1 फेज, गैप 1 फेज, G0 फेज, S फेज, G2 फेज। दिस इज द 4 फेजेस विच आर अंडर इंटरफेज। इंटरफेज में टोटल ये 4 फेज होता है। सबसे पहला फेज क्या है, G1 फेज। ठीक है, हम बताए थे सबसे पहला फेज क्या होगा, G1। सबसे पहले क्या होगा, सिंथेसिस होगा, किसका, सेल का। सिंथेसिस ऑफ सेल, मतलब सेल का क्या हुआ, आया, सॉरी सेल नहीं, आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, सबसे पहले की चीज़ क्या हुआ, आरएनए का सिंथेसिस हुआ हमारे बॉडी में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आरएनए के बाद क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही प्रोटीन आगे जाके सेल ऑर्गेनेलिज बनाता है। और आरएनए क्यों, क्योंकि आरएनए के कारण ही ये जो है आरएनए बेसिकली 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ये जो तीनों है ना, ये मिला के ही प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, आरएनए 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरआरएनए जो है ना, यही राइबोसोम है जो कि फाइनली प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। वैसे अगर हम आपको पूछेंगे कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। ठीक है, लेकिन ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरएनए। इसलिए हमारे बॉडी में सबसे पहला सिंथेसिस किसका होता है, आरएनए का।
ठीक है। आरएनए का सिंथेसिस होगा, उसके बाद किसका सिंथेसिस होगा, प्रोटीन। इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि राइबोसोम कैसे प्रोटीन को करता है, आरएनए कैसे प्रोटीन के सिक्रेशन में, ये सिंथेसिस में मदद करता है। अभी ये जानना है कि प्रोटीन हुआ, जब प्रोटीन हमारे बॉडी में डेवलप कर जाएगा, बन जाएगा, तो प्रोटीन से क्या बनेगा, सेल ऑर्गेनेलिस, सिंथेसिस, सेल ऑर्गेनेलिस का क्या होगा, सिंथेसिस, कैसे, ड्यू टू प्रोटीन। प्रोटीन के कारण ही हमारे सेल का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी, ठीक है, प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटीन। इसलिए आप देखते हो जो जिम में जाते हैं वो प्रोटीन खाते हैं ना, एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं, वो डब्बे में सब जो आता है वो क्या है, बेसिकली वो प्रोटीन है। तो बिकॉज प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल ऑर्गेनेलिस किससे बनता है, प्रोटीन से। कैसा कैसा सेल ऑर्गेनेलिस, एग्जाम्पल राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। ये बनता है किससे, प्रोटीन से, ठीक। उसके बाद क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स के बाद ये फाइनल स्टेज क्या होगा, G1 फेज में इसका ग्रोथ होगा। किसका ग्रोथ हुआ, आरएनए बना, आरएनए से आरएनए सिंथेसिस हुआ, आरएनए सिंथेसिस होने के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन के सिंथेसिस से समझो सेल ऑर्गेनिज, मतलब 1 यूनिट ऑफ सेल, जो यूनिट सेल वो बना, और फिर उस यूनिट सेल का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। G1 फेज है यहाँ, ठीक है, बना, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, G1 फेज के बाद क्या है, G0 फेज, ठीक है। जो अभी मैं बता रहा था कि जब यहाँ ग्रोथ हो गया, क्या हो गया, सेल का ग्रोथ हो गया, तो अब इसके पास ऑप्शन है, क्या होगा, या तो ये फर्दर डिवाइड कर जाएगा या ये रेस्ट फेज में चला जाएगा, ठीक है। तो G0 फेज को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग फेज। मतलब यहाँ के बाद अगर कोई भी सेल G0 फेज में चला गया, इसका मतलब उसका फर्दर डिवीज़न नहीं होगा। तो वह कैसा है, कौन है ऐसा, कार्डियक सेल। क्या एग्जाम्पल है इसका, कार्डियक सेल। क्या होता है यहाँ पर, बताया मैंने, नो डिवीज़न ऑफ सेल ऑकर्स। यहाँ पर क्या होता है, कोई डिवीजन नहीं होता है सेल का। तो सेल हुआ, सेल ग्रो किया, यहाँ से अब आगे बढ़ने का 2 रास्ता हो गया। ग्रोथ के बाद G1 से कौन सा फेज, G0 फेज और S फेज। तो एक सेल चला गया कहाँ, मान लो G0 फेज में, तो क्या होगा, यहाँ से फिर इसका आगे फर्दर ब्रेकिंग नहीं होगा, टूटेगा नहीं या कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर जो सेल S फेज में चला गया वो आगे क्या होगा, फर्दर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो तीसरा अब क्या हो गया, S फेज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। क्यों इसको सिंथेसिस बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्रोमोसोम सॉरी क्रोमोसोम और आप लोग सुने होंगे डीएनए। तो डीएनए और क्रोमोसोम का क्या होता है, सिंथेसिस। यहाँ पर कहाँ पर, एस फेज में सेल बना। सेल के बाद यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रोमोसोम और डीएनए। डीएनए जो जेनेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, वो क्या है, उस दोनों का सिंथेसिस होता है एस फेज में। ये क्या है, शॉर्टेस्ट फेज है, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस जो है जिसका कि 4 टाइप है, उसमें से ये सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे कम टाइम का जो है, सबसे शॉर्टेस्ट छोटा सा जो पीरियड है सेल का, वो एस फेज है। कौन सा, जहाँ पे क्रोमोसोम और डीएनए। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, एसएससी में आपको मेंस में पूछा जाएगा कि बताओ सिंथेसिस, ये सेल के एस फेज में या सिंथेसिस फेज में क्या सिंथेसिस होता है, तो क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम और डीएनए। और अगर आप जेपीएससी मेंस देखोगे तो जेपीएससी मेंस में इस बार मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है सेल साइकिल से, 2 बार से नहीं आया। और बीपीएससी मेंस में जहाँ भी साइंस अगर पूछा जाएगा और सेल से अगर पूछा जाएगा, तो आपको अगर मार्क्स फेच करना है प्रॉपर, अगर आपको दिया जाएगा डिस्क्राइब व्हाट इज सेल, एक तो एस फेज में क्या है, क्रोमोसोम और डीएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं G2। G2 क्या है, लास्ट फेज है इसका, किसका, इंटरफेस का, ठीक है। इसमें क्या होता है G2 फेज में, यहाँ पर क्या हुआ,
धीरे 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 ग्रो कर रहा है, सेल ग्रो कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा G2 में, ये प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा? सेल। किस चीज़ के लिए? फॉर सेल डिवीजन। मतलब अब यहाँ से इसको, यहाँ से एस फेज में आया क्रोमोजोम और ये हुआ, अब यहाँ G2 फेज में जाएगा। G2 फेज के बाद क्या है, M फेज में इंटर करेगा। तो M फेज में क्या होगा, फाइनली ब्रेक हो जाता है। तो तैयारी इसको यहीं से शुरू करनी होगी, ठीक है ना। तो कहाँ से सेल तैयारी करने लगता है अपने डिवीज़न का? वो कौन सा फेज है? G2 फेज। कोई दिक्कत? उसके बाद G2 फेज में जैसे जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कि चलो भाई अब हमको क्या होना है, क्या करना है, मतलब डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ रेप्लिकेशन होगा। किसका? क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि सेल साइकिल में क्रोमोसोम और डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है, किस फेज में? तो अगर ऑप्शन इंटरफेज आएगा तो हम लोग इंटरफेज को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन इंटरफेज के अंदर भी दे देगा कि गैप 2 G2 फेज में, तो हम लोग वहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ रब कर देता हूँ। ठीक है, तो G2 फेज में क्या है, रिप्लिकेशन हुआ। किसका? क्रोमोसोम और डीएनए का। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम किस तरह का होता है, इस तरह का ऐसे करके दिखता है, ठीक है। या इसको इस तरह से कर लो, इस तरह से क्रोमोसोम दिखता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम जो है विल डिवाइड इनटू सेंट्रियोल्स। ये क्या होने लगेंगे, सेंट्रियोल्स के जैसे डिवाइड होने लगेंगे, ठीक है। सेंट्रियोल्स मतलब सेंटर से बना सेंट्रियोल, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। ये क्या होगा, क्रोमोसोम मतलब कुछ इधर इस तरह से, कुछ इस तरह से, मतलब दो इस तरह से सेंट्रियोल्स के जैसे क्या होने लगेंगे, दो ऐसा सेंटर बनने लगेगा, क्योंकि डिवीज़न के लिए स्टार्ट हो जाएगा। डिवीज़न मतलब सेल कैसा है, पहले इस तरह का था, ठीक है, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ ऐसे करके, और फिर ये इस फेज में आ गया। वहाँ पर क्रोमोसोम वगैरह हो गया, उसके बाद सेंट्रियोल में डिवाइड होने के लिए सेंट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसी फेज में G2 फेज में कुछ एंजाइम्स है जिसका कि सिक्रेशन होगा। क्या होगा, G2 फेज में कुछ एंजाइम्स है, स्पेशल एंजाइम्स, जो कि सिक्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यही एंजाइम्स आगे जाकर इसको डिवाइड होने में मदद करेगा। और एंजाइम्स बेसिकली है क्या है ये एक्चुअली, ये एक टाइप का प्रोटीन है। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो क्या होगा, G2 फेज में सिक्रेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरफेज का। तो इंटरफेज में क्या है, यही 4 फेज आता है, ठीक है। इंटरफेज से आगे बढ़े मामला, तो अब कहाँ पर जाएगा ये, M फेज में, मियोटिक फेज या मैच्योर फेज। इसमें 2 फेज, मियोटिक में भी M फेज में 2 फेज आता है, ठीक है। एक को बोलते हैं मिटोसिस, एक को बोलते हैं क्या, मिटोसिस, और दूसरे को साइटोकिन्सिस। एक को क्या बोलते हैं, मिटोसिस, और दूसरे को क्या बोलते हैं, साइटोकिनेसिस। कैनिन्स या कैनेसिस, CYTO, साइटोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस, इसको क्या बोलते हैं, साइटोकिनेसिस, ठीक है। इस मिटोसिस फेज में भी फिर फर्दर 4 फेज आएगा, ठीक है। तो 4 फेज हो जाएगा किसमें, मिटोसिस में। इसका जो 4 फेज है उसका सबसे पहला फेज जो है उसको कहते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं उसको, उसका अलग अलग फेज है, प्रोफेज है, फिर आप क्या है ये मेटाफेज, फिर और एनाफेज, फिर टेलोफेज, ऐसे करके मतलब 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज। तो अब टेलोफेज ये हम लोग अभी देख रहे हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्या है, प्रोफेज। प्रोफेज क्या होगा, अभी मैंने बताया G2 के लास्ट फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम वो सेंट्रियोल्स बन गया। मतलब सेंट्रियोल्स इज नथिंग टाइप ऑफ 2 पोल्स, सेंटर, 2 ऐसे करके सेंटर, ठीक है। वो सेंट्रियोल क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके चलाएगा, 2 सेंट्रियोल बनेगा।
क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहला चीज़ इसमें क्या है, प्रोफेज में सबसे पहला चीज़ क्या हुआ, सेंट्रियोल्स कहाँ चले गए, अपोजिट डायरेक्शन में। सेंट्रियोल्स क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ठीक है, ये ऐसे करके, ये न्यूक्लियस के अंदर ही, ये ऊपर से मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या होगा, जब सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा फिर क्रोमोसोम्स दिखना शुरू हो जाएंगे, मतलब थिक होने लगेंगे। अभी तक क्रोमोसोम्स हम लोग को दिख नहीं रहा था, अब क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर हम लोग को क्रोमोसोम्स ऐसे करके दिखने लगेगा। क्रोमोसोम्स क्या होगा, दिखने लगेगा, थिक होगा और कंडेंस करने लगेगा, मतलब थिक होगा, मोटा होगा, और कंडेंस कहो कि कंडेंस होने लगेगा सेल में, और हम लोग को अपीयर होने लगेगा। पहले अपीयर नहीं हो रहा था, हम लोग को दिख नहीं रहा था कि क्रोमोसोम्स भी है। तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स यहाँ पर क्या होने लगेंगे, अपीयर होने लगेंगे, डेंस होगा, और डेंस होने के बाद क्या होगा, हम लोग को अपीयर होने लगेगा किसमें, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जहाँ दो सेंट्रियोल बना हुआ है। ठीक है, और ये जो सेंट्रियोल मतलब सेंटर, मतलब इसको हम लोग दो पोल भी कर सकते हैं कि क्या, दो पोल में इस टाइप का टूट गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल है ना, इससे स्पाइंडल फाइबर, क्या है, स्पाइंडल फाइबर मतलब धागा टाइप का, स्पाइंडल फाइबर जो है इमिट करना शुरू कर देता है, किससे, सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल है इससे क्या हो जाता है, स्पाइंडल फाइबर इमिट करना शुरू होता है। स्पाइंडल फाइबर क्या करता है ना, वो जोड़ के रखता है, इस टाइप का समझो, धागा टाइप का है। ठीक है, इधर उधर नहीं हो जाए, वो उसका काम क्या है, ऐसे करके जोड़ के। और लास्ट में क्या होता है, इसमें स्पाइंडल फाइबर ऐसे आए, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट इसका क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म दिखने लगेगा, मतलब इस टाइप का हो जाएगा। क्या हुआ, सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, उसके बाद क्या, क्रोमोसोम्स अपीयर, मतलब आपको दिखने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम्स बहुत डेंस हो जाएंगे और नज़र आने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, स्पाइंडल फाइबर इमिट करेगा सेंट्रियोल से, इस पर क्या होगा, ऐसे करके स्पाइंडल फाइबर इमिट करेगा, और फाइनली इस न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे कैसे करके, और ये तो पहले से ही, वो न्यूक्लियोप्लाज्म अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, मतलब यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से इसके चारों तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म स्टार्ट हो जाएगा दिखना। ठीक है, तो ये किस में होगा, थोड़ा फास्टली हम लोग चलते हैं, किस में होगा, प्रोफेज में सबसे पहला था। ठीक है, अब क्या है, मेटाफेज। इसी मिटोसिस का दूसरा क्या है, मेटाफेज। क्या, क्रोमोसोम दिखने लगा है, थिक होने लगा। मेटाफेज में बेसिकली क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ना, ऐसे करके, जो ऐसे करके था, ये एक लाइन में आ जाएगा। क्रोमोसोम्स क्या होगा, एक लाइन में ऐसे करके आ जाता है। मतलब क्या होता है, ये इक्वेटर बनाया, एक इक्वेटर का फॉर्मेशन करता है, इक्वेटर का, जहाँ से कि वो क्या होगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, ये क्रोमोसोम डिवाइड जहाँ से करेगा वो इक्वेटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बीच मोटा मोटी रहता है, ये लीनियर अरेंजमेंट। ये क्या होगा, लीनियर अरेंजमेंट हो गया, ये लीनियर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम का क्या है, ये एक लीनियर अरेंजमेंट हो जाता है यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद ये मेटाफेज यही है। थर्ड फेज क्या है, एनाफेज। तीसरा एनाफेज। थर्ड फेज क्या होगा, जब वो इक्वेटर में, मतलब एक लीनियर डायरेक्शन में आ गया। उसके बाद क्या होता है, थर्ड फेज में इस तरह से, ये सेंट्रियोल था, ये फाइबर ऐसा था। ठीक है, यहाँ पर अब थर्ड फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है इस तरह से, ये मतलब ऐसे करके, ये थ्रेड्स है ना, स्पाइंडल फाइबर, यहाँ पर क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, ऐसे करके क्रोमैटिड्स में टूट जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, एनाफेज में क्रोमैटिड्स में टूट जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स
ब्रेक्स इनटू क्रोमैटिड्स। ये आ जाएगा आपको एग्जाम में कि क्रोमैटिड्स जो का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, क्रोमोजोम्स कब क्रोमैटिड्स में, तो एम फेज में। एम फेज में भी कहाँ, मिटोसिस में। मिटोसिस में भी कहाँ, जब एना फेज होता है तो क्या होता है, ये क्रोमैटिड्स में टूट जाते हैं इस तरह से करके। और लास्ट फेज इसका क्या है, टेलोफेज। अब क्या होगा, टेलोफेज। जब ये टूट गया, अब देखो क्रोमोसोम्स क्या है, टूट गया है और दो साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है नियर टू पोल्स। ये जो दो पोल्स है उसमें क्या हो गया, आधा इधर चला गया, आधा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। टेलोफेज में लास्ट में क्या होता है, जब ये दोनों आधा आधा इधर आ जाता है, फाइनली फिर क्या होता है, क्रोमोसोम्स इस तरफ का क्रोमोसोम आपस में मिल जाएगा और इधर वाला आपस में मिल जाएगा। फिर ये इस तरह से करके ऐसे करके समझो कि ये इस तरह से साइड बाई साइड ये सब क्या हो गया, मिल गया। कहाँ पर, क्रोमो नियर पोल्स। पोल्स जो ये दो को था, ये सेंट्रियोल, इस पोल्स के पास, ये जो पोल्स है इसके पास क्या होगा, मान लो ये दो पोल है, यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम फिर आपस में जाके मिल जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इसके चारों तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म डेवलप कर जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा और सेंट्रियोल और जो क्रोमोसोम है वो डिसअपियर हो जाएगा। क्या, सेंट्रियोल और क्रोमोसोम। जब ये इस तरह से क्रोमोसोम यहाँ मिल गया, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म फिर वहाँ पर वापस चला गया जहाँ पर से हमको क्रोमोसोम, यहाँ से पहले क्रोमोसोम नहीं दिख रहा था हमको, यहाँ पर जो क्रोमोसोम अपीयर हुआ उससे पहले नहीं दिख रहा था। अब वापस से फिर क्या होगा, यहाँ से क्रोमोसोम हम लोग को दिखना बंद हो जाएगा, क्रोमोसोम भी नहीं दिखेगा और फिर क्या होगा, सेंट्रियोल, ये जो दो पोल बना वो भी हम लोग को दिखना बंद हो जाएगा। मतलब वो कुछ इस तरह का अब स्ट्रक्चर हम लोग को नज़र आएगा। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही ये इस तरह से बट गया, टूट गया आपस में। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कौन सा फेज ख़त्म हो गया, ये हो गया टेलोफेज। टेलोफेज में इतना ही, मतलब मिटोसिस में यही होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो फेज है साइटोकिनेसिस, उस फेज में हम साइकिल के लास्ट फेज में आ गए। क्या, साइटोकिनेसिस। ठीक है, साइटोकिनेसिस, यहाँ पर क्या हुआ आपका, डिवीज़न हो गया साइटोप्लाज्म का। और एक चीज़ हम जो पढ़ाए थे कि जो एंजाइम हम वो डेवलप हुआ था, ठीक है, वो क्या हो गया, इस तरह से इसको ऐसे करके ऐसा सपोर्ट करता है कि ये थोड़ा सा यहाँ जहाँ से टूटा जो इक्वेटर था वहाँ पर ऐसे क्या बोले इसको, कि एक डीप सा ऐसे दबा सा हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर डिप्रेशन इसको कह सकते हैं। दो डिप्रेशन यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो जाता है ड्यू टू एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करता है, किसके साथ, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ मिलके इसको क्या कर देता है, इस तरह से डिप्रेशन। और फिर फाइनली क्या होगा, ये आगे चल के ऐसे करके दो सेल में टूट जाएगा, दो नया डॉटर सेल बन गया। किससे, एक पेरेंट सेल से। इसी को क्या बोलते हैं, साइटोकिनेसिस। तो साइटोकिनेसिस में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब डिवीज़न ऑफ सेल, डिवीज़न ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल। फिर ये क्या हुआ, नया डॉटर सेल बन गया। फिर क्या होगा, नया डॉटर सेल वापस से क्या करेगा, हुआ ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, आगे मैच्योर होने के बाद वापस से ब्रेक करेगा। फिर क्या होगा, डॉटर सेल ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा। तो इस तरह से ये सेल का साइकिल, आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखना है। सबसे पहले सेल साइकिल में क्या फेज, मिटोसिस किसको कहते हैं, मियोसिस किस, ये साइटोकिनेसिस में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या, इंटरफेज का कितना पार्ट है, इंटरफेज में एस फेज, सिंथेसिस फेज में क्या सिंथेसिस होता है, तो क्रोमोसोम और आरएनए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जो खासकर पीटी में वन लाइनर में ज़्यादा हम लोग को काम आएगा। ओके, थैंक यू।